आज सीएम योगी करेंगे हेलीकॉप्टर से कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा। मेरठ बागपत गाजियाबाद में बरसाएंगे फूल। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने किया बड़ा दावा, कहा मेरे खिलाफ ईडी कर सकती है रेड। लखनऊ में एयरपोर्ट मेट्रो स्टेशन से नए टर्मिनल तक बनेगा नया कॉरिडोर। मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा पर 50,000 का इनाम घोषित कर जमीन मामले में 2 साल से फरार। एटा के गुपुरा गांव में ढहा जर्जर मकान, 2 लोगों की मौत, कई घायल। नमस्कार, मैं हूं अर्चना, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है शहर शहर खबर का। पढ़ते हैं पहली खबर की तरफ। सावन की शिवरात्रि पर आज देश भर के सभी शिवालय, देवालय और अन्य पूजा स्थल सुबह से ही बम बम भोले के उद्घोष से गुंजायमान हैं। कांवड़ तीर्थ यात्री पवित्र गंगा जल लेकर पहुंच रहे हैं और देश के लगभग सभी देवालयों में सुबह से ही लोगों की भीड़ है। उत्तर प्रदेश के लगभग सभी स्थानों में सावन की शिवरात्रि धूमधाम से मनाई जा रही है। अयोध्या धाम के नागेश्वर नाथ मंदिर, वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर, प्रयागराज के मनकामेश्वर मंदिर और मेरठ में काली पलटन मंदिर में भोर से ही लोगों की कतार लगी है। उत्तराखंड के हरिद्वार में मां गंगा के पावन तटों पर लोग स्नान कर शिवालयों की तरफ बढ़ रहे हैं। सबसे ज्यादा भीड़ कनखल स्थित दक्षेश्वर महादेव मंदिर में है। आपको बता दें कि आज सावन की महाशिवरात्रि है, जिसमें जगह जगह पे भीड़ लगी हुई है। सुबह से ही हर मंदिरों में भीड़ लगी है। आपको बता दें कि लखनऊ के मनकामेश्वर मंदिर में भी आज भोलेनाथ के ऊपर जल चढ़ाया जा रहा है। बता दें कि सावन की शिवरात्रि हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र और खास मानी जाती है। ये पर्व श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। यह अवसर भगवान शिव की आराधना के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि सावन का महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय होता है। इस दिन भक्तगण उपवास रखकर शिवलिंग पर गंगा जल, दूध, दही, शहद और बेलपत्र चढ़ाते हैं और पूरी श्रद्धा से और भक्ति भाव से भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना करते हैं। सावन की शिवरात्रि का पर्व न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि ये आत्मशुद्धि और आध्यात्मिक उन्नति का भी मार्ग दिखाता है। माना जाता है कि इस दिन पूजा अर्चना करने से भगवान शिव और माता पार्वती प्रसन्न होकर अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और उन पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। इस दिन व्रत रखने से भक्तजनों को सुख, शांति और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अखंड सौभाग्य और संतान की प्राप्ति की मनोकामना के लिए ये व्रत रखा जाता है। आपको बता दें कि श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का आरंभ 2 अगस्त 2024 की दोपहर 3:26 पर होगा। इसका समापन अगले 3 अगस्त को दोपहर के 3:50 पर होगा। शिवरात्रि पर भगवान शिव की पूजा अर्चना निशिता काल में करना सबसे शुभ और उत्तम माना जाता है। मान्यता है कि निशिता काल के दौरान भोलेनाथ अपने भक्तों पर विशेष कृपा करते हैं। भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। बता दें कि सावन शिवरात्रि के दिन निशिता काल में भोलेनाथ की पूजा शुभ मानी जाती है। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता भूपेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भूपेंद्र, आज सावन की शिवरात्रि है, सभी मंदिरों में भीड़ है, क्या कुछ देखने को मिल रहा है आपको? कितने भक्त आए हैं, कैसी धूमधाम है वहां मंदिरों में? इस समय जहाँ पे मौजूद हैं, ये कनलगंज स्थित पवित्र सरयू नदी के किनारे मंदिर बना हुआ है भोलेनाथ का। उस मंदिर का अगर नाम है जो है
यहाँ पर भोले बाबा का जो है स्थापना की गई थी और ये निकट सरजू तट के किनारे है। अगर देखा जाए तो यही दिन जो सावन के सोमवार पड़ते हैं वहाँ पे कांवड़ियों के द्वारा जो जल भर के और विभिन्न स्थानों पर लेके जाकर जलाभिषेक कराया जाता है, वो यही पवित्र नदी से ही लेकर जाया जाता है। अगर देखा जाए तो शिवरात्रि को लेकर सुबह से ही जितने भोले शंकर बाबा के मंदिर है उसमें श्रद्धालुओं की काफी संख्या में भीड़ देखने को मिल रही है। माना ये भी जा रहा है कि आज के दिन जो भोले बाबा का पूजा अर्चन और विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करता है उसकी हर मनोकामना पूर्ण की जाती है। गोंडा में ये प्रसिद्ध मंदिर है बताया जाता है, क्या मान्यता है इस मंदिर की, क्या कुछ आस्था जुड़ी है, इससे बताइए। देखिए अभी ये कुछ दिन पहले जब इस मंदिर की स्थापना हुई थी, अगर देखा जाए तो ये निकट बिल्कुल सरजू के धारा के जस्ट किनारे इस मंदिर की स्थापना हुई थी और यहाँ के जो लोग हैं उनके द्वारा जो बातचीत की गई, इस मंदिर के बारे में जानकारी ली गई तो उन्होंने बताया कि इस मंदिर में जो भी भक्त आते हैं और अपने श्रद्धा मन से अपने जो मन्नत मांगते हैं वो श्रद्धा मन से मांगते हैं, उनकी पूर्ण होती है। इसी को लेकर ये जो है मंदिर प्रसिद्ध माना जाता है और लगभग जो है सुबह से हजारों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु जो है जलाभिषेक भी कर चुके हैं। आप साफ तौर पर देख सकते हैं अभी भी जलाभिषेक भी हो रहा है क्योंकि इसकी मान्यता सबसे ज्यादा इस तरीके से बढ़ गई क्योंकि ये पवित्र सरजू नदी की जलधारा के जस्ट बगल माना जाता है। यहाँ से लगभग अगर देखा जाए तो चाहे वो कजरी तीज का दिन हो या सावन के सोमवार का जो है दिन हो, क्योंकि यहाँ से लाखों की संख्या में लोग जल भरते हैं और जलाभिषेक करके जिले के विभिन्न मंदिरों को लेके जाया जाता है। क्योंकि अगर देखा जाए तो यहाँ से लगभग जो है दुखर नाथ की दूरी लगभग 35 से 38 किलोमीटर बताई जा रही है। लोग यहाँ से कजरी तीज के दिन और सावन के हर सोमवार के दिन जल भर के और लेकर जाते हैं। वहीं अगर बात की जाए तो सबसे प्रसिद्ध मंदिर है पांडवकालीन का मंदिर पृथ्वीनाथ, वहाँ भी लोग यहाँ से जल लेकर जाते हैं। वहाँ की दूरी अगर की जाए तो लगभग यहाँ से 60 से 65 किलोमीटर बताई जा रही। अगर देखा जाए तो यही सरजू स्थान है, आप साफ तौर पर तस्वीरों में देख सकते हैं, यही वो घाट है जहाँ से लोग कजरी तीज के दिन और सावन के हर सोमवार को लोग जल भर के और जलाभिषेक के लिए जिले के 3 जो प्रसिद्ध मंदिर है बाबा बरखंडीनाथ और दुखरनाथ और बाबा पृथ्वीनाथ वहाँ को लेकर भूपेंद्र, यूं तो पूरा सावन ही भगवान शिव के लिए काफी अच्छा माना जाता है और काफी उनके भक्तों के लिए भी काफी लाभदायी होता है, लेकिन क्या सावन का आज शिवरात्रि है तो क्या इस दिन मंदिरों में कोई विशेष पूजा या कोई विशेष कार्यक्रम भी रखा गया है? देखिए जो कार्यक्रम जो है सावन में रखा जाता है, जो चाहे वो शिवरात्रि हो या कहीं तो शाम को प्रोग्राम रखा जाता है। सुबह वही पूजा अर्चना के बाद पूजा अर्चना की जाती है, उसके बाद जो है जलाभिषेक किए जाते हैं। बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जिनके मनोकामना पूर्ण हो जाती है, अपनी मनोकामना के लिए आज के दिन दूसरा अभिषेक भी कराया जाता है। आप साफ तौर पर देख सकते हो मेरे साथ जो ये पवित्र सरजू नदी की धारा बह रही है वहाँ लोग स्नान कर रहे हैं और यहीं से स्नान करने के बाद सीधे तौर पे वो यहाँ से जल लेकर और विभिन्न क्षेत्रों में जाएंगे और शंकर जी के स्थान पर जलाभिषेक करेंगे। जी भूपेंद्र, जो शिवरात्रि की तिथि है वो आज 3 बजे से शुरू होगी और कल 3 बजे तक रहेगी। ऐसे में मंदिरों में क्या कुछ विशेष किया जा रहा है कि भक्तों के लिए मंदिर के कपाट कब तक खुले रहेंगे? देखिए जो मंदिर की कपाट है वो मंदिर की कपाट आज अगर देखा जाए तो मंदिर की कपाट सुबह खुल चुकी है 4 बजे से और आज जिस तरीके से 3 बजे से शिवरात्रि का पर्व पर लागू होगा तो जाहिर सी बात है मंदिर अगर हो सकता है तो घंटे 2 घंटे के लिए बंद किए जाएंगे। उसके बाद आज के दिन मंदिर पूरी रात खुले रहेंगे। 2 घंटे के लिए हो सकता है मंदिरों को कपाट बंद किए जाए, लेकिन जो श्रद्धालु हैं उनकी कहीं ना कहीं काफी संख्या में भीड़ अभी देखने को मिल रही है क्योंकि लोग सरजू से भी जल लेके जा रहे हैं और विभिन्न स्थानों से भी जल लेकर और जा रहे हैं जो जिले के प्रसिद्ध स्थान है वहाँ पर लेकर जाएंगे। जी भूपेंद्र, आज काफी भीड़ होगी मंदिरों में, तो ऐसे में प्रशासन और की तरफ से क्या कुछ तैयारियां की गई हैं कि किसी अनहोनी की आशंका ना हो या कोई दुर्घटना ना हो सके, इसके लिए क्या तैयारियां की गई हैं भीड़ को देखते हुए? देखिए प्रशासन की तरफ से गोंडा के जो प्रशासन है, प्रशासन की तरफ से सारी मंदिरों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और जो अलग अलग चौराहों पे है वहाँ भी बैरिकेडिंग कर दी गई है क्योंकि किसी अनहोनी का शिकार न हो, इसके लिए प्रशासन चाक चौबंद कर दिया गया है। और चाहे वो सरजू इस घाट की बात की जाए या विभिन्न मंदिरों की बात की जाए, हर जगह
जो है चाक चौबंद सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है और हर जगह पर पहरा लगा दिया गया है, क्योंकि चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर है। और जी। गोंडा कप्तान जो है गोंडा कप्तान विनीत जायसवाल का सख्त आदेश भी है कि जी। मंदिरों में भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में श्रद्धालुओं को, कांवड़ यात्रियों को किसी तरीके से कोई भी कमी न आने पाए। जी। ठीक है भूपेंद्र, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बता दें कि आज सावन का शिवरात्रि शुरू है। शिवरात्रि पर शिवलिंग का अभिषेक करने के लिए सबसे पहले गंगा जल से भगवान शिव का अभिषेक करते हैं। इसके बाद बता दें कि कच्चे दूध से उनका अभिषेक भी किया जाता है। आपको बता दें कि सावन शिवरात्रि के व्रत का पारण शिवरात्रि के अगले दिन 3 अगस्त 2024 को ही किया जाएगा। ज्योतिषों के अनुसार आपको बताते चले कि सावन शिवरात्रि के दिन निशिता काल में भोलेनाथ की पूजा करना सबसे शुभ माना जाता है। सावन की शिवरात्रि हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र और खास मानी जाती है। ये पर्व श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। यह अवसर भगवान शिव की आराधना के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि सावन का महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय होता है। इस दिन सभी भक्तगण उपवास रखकर शिवलिंग पर गंगा जल, दूध, दही, शहद और बेलपत्र चढ़ाते हैं और पूरी श्रद्धा के साथ भगवान भोलेनाथ की पूजा और अर्चना करते हैं। सावन की शिवरात्रि का पर्व न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि यह आत्मशुद्धि और आध्यात्मिक उन्नति का भी मार्ग दिखाता है। माना जाता है कि इस दिन पूजा अर्चना करने से भगवान शिव और माता पार्वती प्रसन्न होकर अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और उन पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। इसके साथ ही इस दिन व्रत रखने से भक्तजनों को सुख, शांति और सौभाग्य की भी प्राप्ति होती है। अखंड सौभाग्य और संतान प्राप्ति की कामना के लिए ये व्रत किया जाता है। हिंदू धर्म में शिवरात्रि के व्रत का बहुत महत्व माना जाता है। इस व्रत को करने से भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा अपने भक्तों पर असीम बरसती है। इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति को अनेक प्रकार के लाभ भी प्राप्त होते हैं। शिवरात्रि के पावन अवसर पर सभी भक्तों को विशेषकर इस दिन व्रत रखना चाहिए और भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की जानी चाहिए। हिंदू धर्म में सावन का महीना बड़ा ही पावन माना जाता है। सावन का महीना भगवान शिव की पूजा अर्चना के लिए और उनकी कृपा पाने के लिए सबसे सर्वोत्तम माना गया है। सावन देवों के देव महादेव की आराधना के लिए विशेष रूप से फलदायी होता है। धार्मिक मान्यता है कि सावन का महीना भगवान शिव को सबसे प्रिय होता है। इस पे आगे जानकारी देने के लिए मथुरा से हमारे संवाददाता धनीराम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धनीराम, मथुरा में भक्तों का तांता लगा रहता है। आज सावन की शिवरात्रि है, तो ऐसे में मथुरा का कैसा माहौल है, बताइए। धनीराम, आवाज आ रही है आपको? जी, आवाज आ रही है, थोड़ा लाइव जी। नहीं आ रहा है, परंतु जी बताइए, आज सावन की शिवरात्रि है और मथुरा तो भक्तों का ही गढ़ माना जाता है, तो ऐसे में मथुरा में सावन की शिवरात्रि में क्या कुछ विशेष है? जी मैं आपको बता दूं, मंदिरों में रात से ही कांवड़ियों को बड़ी अच्छी खासी भीड़ लग रही है। मंदिरों को बड़े यहाँ लगातार कांवड़ियों का आना जाना बना रहा है। जी। पुलिस की अगर बात करें तो पुलिस के भी व्यापक इंतजाम थे। लगातार रात से ही पुलिस जो कांवड़िया आ रहे हैं उनको बारी बारी से जलाभिषेक करा रही है। जी। और सुरक्षा को अगर बात करें तो महिला पुरुष, महिला और कांस्टेबल भी लगाए गए। अधिकतर देखा गया है कि महिलाओं में भी अच्छा खासा यहाँ उत्साह देखा जा रहा है इसको लेकर के जो जलाभिषेक है वो चला रहे हैं। ऐसी मानता है कि भगवान भोलेनाथ पे आज शिवरात्रि है, जी। क्योंकि ये सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली होती है। इस पे एक लोटा गंगा जल चढ़ाने से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और सभी की मनोकामना पूर्ण करते हैं। इस आस्था के साथ लगातार मथुरा के भूतेश्वर, गलतेश्वर और जहाँ 4 मंदिर हैं उनमें लगातार जलाभिषेक किया जाता है। जी धनीराम, कितनी भीड़ है और प्रशासन की तरफ से कोई अनहोनी ना हो, इसके लिए क्या कुछ सुरक्षा के प्रावधान किए गए हैं वहाँ पे? ये सुरक्षा की अगर बात करें तो मंदिर से लेकर के और जहाँ भोलेनाथ की मूर्ति है वहां तक लगातार पुलिसकर्मी बारी बारी से सभी श्रद्धालुओं को दर्शन करा रहे हैं। लगातार
नजर बनाए हुए हैं। जी धनीराम, ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बता दें कि आज सावन की शिवरात्रि है, जो भोलेनाथ का दिन माना जाता है। इस दिन सुबह से ही भक्तों का तांता सारे मंदिरों में लगा हुआ है। ऐसे में हमारे संवाददाताओं ने अपने अपनी जगहों की, आपने दो तस्वीरें देखी, गोंडा की और मथुरा की, जहां पे सुबह से ही भक्तों का तांता लगा है और भगवान भोलेनाथ की भक्ति में पूरा लीन है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज कांवड़ मार्ग का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। बताते हैं कि वो हवाई सर्वेक्षण के दौरान कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा भी करेंगे। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 11:20 पर लखनऊ से राजकीय विमान में हिंडन एयरपोर्ट पहुंचेंगे। वहां से राजकीय हेलीकॉप्टर से कांवड़ मार्ग का हवाई सर्वेक्षण करेंगे और मुख्यमंत्री मेरठ के औगरनाथ मंदिर, बागपत के पुरा महादेव और गाजियाबाद जिले के दुग्धेश्वर महादेव मंदिर में कांवड़ यात्राओं का जायजा लेंगे। बता दें कि आज सीएम योगी आदित्यनाथ कांवड़ियों पर खुद जाके पुष्प वर्षा करेंगे और मेरठ, बागपत इन जगहों का निरीक्षण भी करेंगे। कांवड़ियों की यात्रा का निरीक्षण भी करेंगे और हेलीकॉप्टर से कांवड़ियों पर फूल भी बरसाएंगे। आपको बता दें कि सीएम योगी आज मेरठ, बागपत और गाजियाबाद में दौरा करेंगे और कांवड़ियों के ऊपर वहां से पुष्प वर्षा करेंगे। उनकी यात्रा सुबह 11:30 बजे से होगी, जो 1:30 बजे तक फूल बरसाएंगे। वहीं आपको बता दें कि 2 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ लखनऊ के लिए रवाना होंगे। आज सीएम योगी नाथ भव्य पुष्प वर्षा करेंगे कांवड़ियों के ऊपर। हेलीकॉप्टर से कांवड़ियों के ऊपर सीएम योगी आदित्यनाथ आज खुद पुष्प वर्षा करेंगे। इसके साथ वो मेरठ, बागपत और गाजियाबाद का भी निरीक्षण करेंगे। कांवड़ मार्गों का वो जायजा लेंगे। बता दें कि सावन का महीना चल रहा है और ऐसे में कांवड़ियों का विशेष महत्व होता है और उनकी पूरी सुरक्षा और सुविधा का उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस चीज का पूरा ध्यान रखा है कि उन्हें किसी भी तरह की कोई असुविधा ना हो, जिसमें आज पुष्प वर्षा करने जाएंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बड़ा आरोप लगाया है, जहां उन्होंने अपने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि ईडी उनके खिलाफ रेड करने की तैयारी कर रही है। साथ ही राहुल गांधी ने यह भी दावा किया है कि संसद में उनके चक्रव्यूह वाले भाषण के बाद उनके खिलाफ साजिश की जा रही है और उनका दावा है कि ईडी के अंदरूनी सूत्र ने उन्हें ये छापेमारी के बारे में जानकारी दी है। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्विटर पर पोस्ट करते हुए कहा कि जाहिर है 2-in-1 को मेरा चक्रव्यूह भाषण पसंद नहीं आया। ईडी के अंदरूनी सूत्र मुझे बताते हैं कि छापेमारी की योजना बनाई जा रही है। राहुल गांधी ने ट्वीट करके ये बड़ा बयान दिया है। आपको बता दें कि उन्होंने ये कहा है, राहुल गांधी ने कहा है कि मेरे खिलाफ ईडी की रेड की साजिश चल रही है और ये उनको उनके बहुत ही विश्वस्त सूत्रों ने बताया है। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने ईडी को लेकर बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि ईडी उनके घर पर रेड कर सकती है। राहुल ने ट्वीट करके कहा कि ईडी के सूत्रों से पता चला कि मेरे यहाँ छापेमारी करने की प्लानिंग की जा रही है। ऐसा लगता है, साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि मेरा चक्रव्यूह वाला भाषण उन्हें पसंद नहीं आया। और इस बीच आपको बता दें कि पीडब्ल्यूडी से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, रोड कटिंग रोकने के लिए पीडब्ल्यूडी ने कई विभागों को पत्र लिखा है। बारिश में सड़क पर रोड कटिंग प्रतिबंधित करने के लिए पीडब्ल्यूडी द्वारा ये पत्र लिखा गया है, जिसमें बोला है कि मुख्य अभियंता लेसन, नगर आयुक्त, नगर निगम को ये पत्र लिखा गया है। पीडब्ल्यूडी के माध्यम से मुख्य अभियंता जल निगम, भारती एयरटेल को भी ये पत्र लिखे गए हैं।
ये बड़ी खबर आपको बता दें कि ग्रीन गैस लेकिन एमडी भारत संचार निगम लिमिटेड को भी ये पत्र लिखा गया है। इसके साथ ही विभिन्न विभागों के रोड कटिंग कार्य से क्षतिग्रस्त हो रही है। ये पत्र लिखा गया है जिसमें बताया गया है कि बारिश में मार्गों पर कटिंग कार्य से सड़कें काफी क्षतिग्रस्त हो रही हैं। पीडब्ल्यूडी की तरफ से कई विभागों को ये पत्र लिखा गया है रोड कटिंग के मामले में। रोड कटिंग को रोकने के लिए पत्र लिखे गए हैं। बताया गया है कि बारिश में सड़क पर रोड कटिंग प्रतिबंधित करने के लिए पीडब्ल्यूडी ने कई विभागों को पत्र लिखा है, जिनमें मुख्य अभियंता लेसन, नगर आयुक्त, नगर निगम को पत्र लिखे गए हैं। साथ ही मुख्य अभियंता जल निगम भारतीय एयरटेल को भी ये पत्र लिखे गए हैं पीडब्ल्यूडी के माध्यम से। इसके साथ ही आपको बता दें कि ग्रीन गैस लेकिन एमडी भारत संचार निगम लिमिटेड लखनऊ को भी ये पत्र लिखे गए हैं, जिसमें विभिन्न विभागों के रोड कटिंग कार्य से क्षतिग्रस्त हो रही सड़कों के बारे में बताया गया है। उन्होंने कहा कि बारिश में मार्गों पर कटिंग कार्य से सड़कें क्षतिग्रस्त होती रहती हैं। पीडब्ल्यूडी की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें पीडब्ल्यूडी ने कई विभागों को पत्र लिखा है, जिसमें ये कहा गया है कि रोड कटिंग के कार्य को रोका जाए, क्योंकि उनकी वजह से सड़कें क्षतिग्रस्त होती हैं, जिनमें बारिश की वजह से काफी परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। जिसमें ग्रीन गैस लेकिन एमडी भारत संचार लिमिटेड भी ये विभाग है जिनको ये पत्र लिखे गए हैं, जिनमें बताया गया है कि रोड कटिंग कार्य से सड़कें क्षतिग्रस्त होती हैं और बारिश में मार्गों पर कटिंग कार्य से सड़कें हो रही हैं क्षतिग्रस्त। टीले वाली मस्जिद के इमाम शाह फजलुल मन्नान का बयान। ये बड़ी खबर आपको बता दें, बयान आया है। सुन्नी वक्फ बोर्ड ने मस्जिद को लेकर ये ऑर्डर पास किया है। भाई वासिफ अली को मुतावली के पद से हटा दिया है। ये बड़ी खबर आपको बता दें कि टीले वाली मस्जिद की तरफ से आया है। मुतावली के लिए मुझको बहाल कर दिया गया, मन्नान का ये बड़ा बयान। टीले वाली मस्जिद जो कमेटी बनाई गई थी उसे भंग कर दिया गया है, मन्नान का ये बयान है। उन्होंने कहा कि सुन्नी वक्फ बोर्ड का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। टीले वाली मस्जिद के इमाम शाह फजलुल मन्नान का ये बड़ा बयान आया है, जिसमें उन्होंने बोला कि सुन्नी वक्फ बोर्ड ने मस्जिद को लेकर ऑर्डर पास किया, जिसके बाद से ही भाई वासिफ अली को मुतावली के पद से हटा दिया गया है। मुतावली के लिए मुझको बहाल किया गया है। मन्नान ने यह आरोप लगाया कि मुतावली के लिए मुझको भी बहाल कर दिया गया है, जो कमेटी बनाई गई थी उसे भी भंग कर दिया गया है। मन्नान का यह आरोप कि जो कमेटी बनाई गई थी उसे भी नष्ट कर दिया गया है। सुन्नी वक्फ बोर्ड ने ये बताया, आपको बता दें। और बड़ी खबर ये लखनऊ से आ रही है। आपको बता दें कि टीले वाली मस्जिद के इमाम की तरफ से ये बयान आया है। उन्होंने कहा कि भाई वासिफ अली को मुतावली के पद से हटा दिया गया है। मुतावली के लिए मुझको भी बहाल कर दिया गया, ये मन्नान की तरफ से ये आरोप लगा है। उन्होंने कहा कि जो कमेटी बनाई गई थी उसे भी भंग कर दिया गया है। इसके साथ ही मुतावली को हटा दिया गया। सुन्नी वक्फ बोर्ड का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। मन्नान ने यह बताया कि टीले वाली मस्जिद के इमाम शाह फजलुल मन्नान का ये बयान आया है, जिसमें उन्होंने बताया कि सुन्नी वक्फ बोर्ड ने मस्जिद को लेकर एक ऑर्डर पास किया था, जिसमें कि आपको बताते चले कि भाई वासिफ अली को मुतावली के पद से हटा दिया गया है। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता कलीम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कलीम, ये बयान आया है टीले वाली मस्जिद के इमाम की तरफ से कि उन्हें बहाल कर दिया गया है, क्या कुछ पूरा मामला है, बताइए दर्शकों को। टीले वाली मस्जिद के जो इमाम है मौलाना मन्नान साहब, इनका जो है एक बयान सामने आया है। इस बयान में उन्होंने साफ तौर से कहा है कि जिस तरह से उस मस्जिद के इमाम और मुतवल्ली को लेकर के दो भाइयों के बीच जो विवाद था, उस विवाद के बीच जैसे ही इनको जो है रोक दिया गया था, उसके बाद
जिम्मेदारी जो वहाँ की जो कमेटी बनी थी, कमेटी उसकी जांच कर रही थी और जांच के बाद जो उनके भाई हैं उनको वो जो वहाँ पर जो पूरा कार्यभार देख रहे थे, लेकिन अब जिस तरीके से उनको बहाल किया गया है और वो जो कमेटी बनाई गई थी वो कमेटी भी भंग कर दी गई है। यानी कि अब साफ साफ उन्होंने ये कहने का प्रयास किया है कि जिस तरीके से टीले वाली मस्जिद की जो जांच चल रही थी दो भाइयों के विवाद को लेकर के, वो विवाद अब साफ हो चुका है और जो जिम्मेदारी पहले से इनके पास थी वो जिम्मेदारी एक बार फिर से इनको सौंप दी गई है। जी कलीम, बताया कि जो कमेटी बनाई गई थी उन लोग की तरफ से उसको भी भंग कर दी गई है, आखिर क्यों? देखिए फिलहाल जो कमेटी बनाई गई थी वो कमेटी जांच के लिए बनाई गई थी वक्फ बोर्ड के द्वारा जी, क्योंकि वो जांच कर रही थी कि आखिर दो भाइयों के बीच में जो विवाद है, जो आरोप कई लगे थे, उन आरोपों में कितनी सच्चाई है और उन्हीं सच्चाइयों को जानने के लिए वो कमेटी बनाई गई थी और जो इस मामले की पूरी जांच की थी, जांच पूरी होने के बाद अब ये कमेटी जो थी वो कमेटी पूरी तरीके से बंद कर दी, यानी कि खत्म कर दी गई है कि अब इस मामले में किसी तरह की कोई भी जांच शेष नहीं रह गई है। और इसी को लेकर के जो मन्नान साहब का बयान आया है वो उन्होंने अपना बयान जारी किया है। जी, उन्होंने कहा है कि पहले मतवाली को उनके पद से हटाया गया और उन्हीं की वजह से मुझे भी बहाल किया गया है, ये क्या मामला है? देखिए फिलहाल जिस तरीके से दो भाइयों के बीच विवाद था मुतवल्ली को लेकर के, तो जब इनको रोका गया था, कमेटी बनाई गई थी, कमेटी बनाने के बाद इनके भाई को वहाँ का मुतवल्ली का चार्ज दिया गया था, लेकिन अब अगर वो कमेटी जो भंग हुई है, कमेटी भंग होने के बाद जो जांच थी वो जांच पूरी हुई और इनको बहाल करते हुए फिर से एक बार इनको मुतवल्ली का जो इनको चार्ज था वो महंगा दिया गया है। ठीक है कलीम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें महिला से छेड़छाड़ और बदसलूकी का एक मामला सामने आया है। घटना में शामिल अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। ये लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि पुलिस ने कुल 12 लोगों को अभी तक इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। महिला से छेड़छाड़ और बदसलूकी मामले में अभी तक 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। लखनऊ की पुलिस टीम की तरफ से ये बड़ा कारनामा किया गया है। आपको बता दें कि पुलिस ने कुल 12 लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया गया है। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता कलीम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कलीम, पुलिस वालों ने छेड़छाड़ मामले में अब 12 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, क्या कुछ जांच अभी भी बाकी है और क्या कुछ जानकारी है, बताइए दर्शकों को। देखिए अर्चना जी, जिस तरीके से बात की जाए गोमती नगर में मंगलवार को जो बारिश हुई थी, उस बारिश के दौरान जो राजधानी को परेशान करने वाली घटना सामने आई थी और इस घटना को लेकर के जो संसद है उसमें भी इस मामले के मुद्दे को उठाया गया था। उस मुद्दे के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इसमें सख्त रवैया अपनाया और उसके बाद जो अधिकारियों पर कार्रवाई की थी, अधिकारियों पर कार्रवाई करने के दौरान अगर देखा जाए तो 4 लोगों की गिरफ्तारी पहले की जा चुकी थी। उसके बाद इस मामले में अब तक 12 लोगों की गिरफ्तारी की गई और 12 को जेल भेजा जा रहा है। जिस तरीके से जो राजधानी को संसार करने वाली जो घटना थी, उस घटना को लेकर के सरकार से ये कहा जा सकता है कि पुलिस प्रशासन भी अब पूरी तरह से सख्त हो चुका है, क्योंकि सरकार ने इस मामले को खुद ही संज्ञान लिया। संज्ञान लेने के बाद एक बड़ी कार्रवाई करने की बात भी कही है। जी कलीम, ये जो 12 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, इनके ऊपर क्या कुछ मामला है या आगे क्या कार्रवाई होगी या क्या इनके अलावा और भी आरोपियों की तलाश है? देखिए जाहिर सी बात है, क्योंकि जो आरोपी अभी तक पकड़े गए हैं उनके ऊपर फिलहाल वहाँ पर जो हुड़दंग करने की पहले धारा में मुकदमा दर्ज हुआ था, उसके बाद जो और तस्वीरें सामने आई थी, महिला की लज्जा को बंद करने की जो धारा बनाई गई थी उसमें भी गिरफ्तारियां हुई हैं। इसके साथ अभी जो अन्य आरोपी अभी फरार हैं उनकी भी तलाश की जा रही है। इसके साथ ही जो पुलिस अधिकारियों की बात की जाए, उन्होंने सरकार से यह कहा है कि जो सोशल मीडिया पर तस्वीरें जारी हो रही हैं, तस्वीरों में जो लोग दिख रहे हैं जो राजधानी को संसार कर रहे हैं, महिलाओं की लज्जा को भंग कर रहे हैं, इन लोगों को तस्वीर में देखिए और इनको पहचानिए। पहचानने के बाद पुलिस की मदद करिए, 112 पर सूचना देकर बताइए कि ये लोग कहाँ पर है और कहाँ छिपे हुए हैं और इन सभी की गिरफ्तारी में सहयोग करें, जिससे कि राजधानी जो संसार हुई है वो संसार होने से आगे बढ़ सके और इन अराजक तत्वों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई भी की जा सके। जी ठीक है कलीम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहराइच में तेज रफ्तार का कहर दिखा। आपको बता दें कि बहराइच में तेज रफ्तार का कहर दिखा। ईंट से लदी ट्रैक्टर, ट्रॉली और बाइक में एक जोरदार भिड़ंत हो गई। इस भिड़ंत में महिला समेत 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति इस घटना में घायल हो गया। नानपारा मार्ग के चौपाल सागर की ये घटना बताई जा रही है। ये बड़ी खबर आपको बता दें कि बहराइच से आ रही है, जहां पे एक तेज
तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। इसमें ईंट से लदी ट्रैक्टर ट्रॉली और एक बाइक में भिड़ंत हो गई। भिड़ंत में ही आपको बता दें कि महिला समेत 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि एक व्यक्ति इस हादसे में घायल बताया जा रहा है। ये घटना नानपारा मार्ग के चौपाल सागर का बताया जा रहा है। बड़ी खबर बहराइच से आप देख रहे हैं प्राइम टीवी के माध्यम से, जहां ईंट से लदी ट्रैक्टर ट्रॉली और बाइक में जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें महिला समेत 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति घायल बताया जा रहा है। बता दें कि ये पूरा मामला बहराइच के नानपारा मार्ग के चौपाल सागर की बताई जा रही है। तेज रफ्तार के कहर ने 2 लोगों की जान ले ली और एक व्यक्ति को बुरी तरह से घायल कर दिया। बताया कि ईंट से लदी ट्रैक्टर ट्रॉली से एक बाइक की भिड़ंत हो गई थी, जिसमें महिला के साथ 2 व्यक्तियों की मौके पर ही मौत हो गई। ये घटना नानपारा मार्ग के चौपाल सागर की बताई जा रही है। बहराइच के आपको बता दें कि बहराइच के नानपारा की ये घटना बताई जा रही है, जहाँ पे तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहाँ पे ईंट से लदी एक ट्रैक्टर ट्रॉली ने एक बाइक को जबरदस्त टक्कर मारी और इस टक्कर में महिला के साथ साथ 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि दूसरा आदमी घायल बताया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि ये पूरा मामला बहराइच के नानपारा मार्ग का ही बताया जा रहा है। इस बीच अमरोहा से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां कांवड़ियों के डीजे की गाड़ी में आग लग गई। डीजे की गाड़ी में भयंकर आग लगने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। ये बड़ी खबर आपको बता दें कि पुलिस प्रशासन की सतर्कता के चलते फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। नेशनल हाईवे 9 पर आग लगने से ये भगदड़ मच गई है। ये बड़ी खबर कांवड़ियों से लेकर जुड़ी बता रही है, जहां डीजे की गाड़ी में आग लगने से कोई भी फिलहाल जनहानि नहीं हुई है। अमरोहा के गंगा ब्रिज घाट क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पे कांवड़ियों की डीजे की गाड़ी में भयंकर आग लग गई। अमरोहा में कांवड़ियों की डीजे की गाड़ी में भयंकर आग लग गई। डीजे की गाड़ी में भयंकर आग लगने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया, लेकिन पुलिस प्रशासन की सतर्कता के चलते आग पर जल्दी ही काबू पा लिया गया। बता दें कि नेशनल हाईवे 9 पर आग लगने से ये मामला में भगदड़ मच गई। ये मामला आपको बता दें कि डीजे की गाड़ी में आग लगने से फिलहाल कोई भी जनहानि नहीं हुई है। पुलिस की सतर्कता से आग पर तुरंत ही काबू पा लिया गया। अमरोहा के गंगा ब्रिज घाट का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पे ये घटना हुई, जहां पे कांवड़ियों की डीजे की गाड़ी में आग लग गई और आग लगने से उस क्षेत्र में हड़कंप मच गया, लेकिन पुलिस ने समय रहते सतर्कता दिखाई और पुलिस प्रशासन की सतर्कता के चलते जल्दी ही आग पर काबू पा लिया गया। आपको बता दें कि नेशनल हाईवे 9 पर आग लगने से उस क्षेत्र में भगदड़ मच गई, लेकिन किसी भी जनहानि की कोई अनहोनी की घटना सामने नहीं आई है। आपको बता दें कि इस घटना में किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई है। अमरोहा के गंगा ब्रिज घाट क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। अमरोहा के गंगा ब्रिज घाट का ये मामला, जहां पे कांवड़िया डीजे लेके जा रहे थे, वहीं उनकी डीजे वाली गाड़ी में भयंकर आग लग गई। फिलहाल आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं लग पाया है। बता दें कि नेशनल हाईवे 9 पर आग लगने से हड़कंप मच गया था, लेकिन पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी और सतर्कता की वजह से जल्द ही आग पर काबू पाया गया। फिलहाल आपको बता दें कि आग भयंकर लगी थी, लेकिन इस घटना में किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई है। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता इकबाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इकबाल, कांवड़ियों की डीजे की गाड़ी में आग लग गई, बताया जा रहा है, कैसे आग लगी, क्या कुछ जानकारी मिल पाई है? जी बिल्कुल, बता दूं कि जनपद अमरोहा के गंगा ब्रिज घाट क्षेत्र का यह पूरा मामला है, जहां पर कांवड़ियों की डीजे में आग लग गई, भयंकर आग लग गई और इस भयंकर आग से काफी क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। लेकिन अगर कारणों का पता किया जाए तो अभी तक कारण स्पष्ट नहीं हो पाए। माना जा रहा है कि डीजे में शॉर्ट सर्किट होने के कारण यह आग लगी है।
आग लगने से काफी हड़कंप मचा और हड़कंप मचने से लेकिन पुलिस प्रशासन की सतर्कता के बावजूद, पुलिस प्रशासन के अलर्ट होने के बावजूद उस आग पर जल्दी काबू पा लिया गया, जिससे कोई भी जनहानि नहीं हुई है। जी क्या कुछ मामला है ये पूरा जो डीजे में आग लगी, क्या कांवड़ियों को किसी तरह की कोई हानि हुई या सभी वहां पे आते सुरक्षित है? क्योंकि बताया जा रहा था कि आग भयंकर लगी थी जिसकी वजह से काफी भगदड़ मच गया था। जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि आग लगने से काफी कांवड़ियों भगदड़ मच गई जी और अगर पुलिस सतर्क नहीं होती, पुलिस प्रशासन अलर्ट नहीं होता तो हो सकता था कि कांवड़ियों की भी जान माल का इसमें नुकसान, काफी जनहानि हो सकती थी। जी लेकिन पुलिस प्रशासन के अलर्ट होने की वजह से कोई भी जनहानि नहीं हुई है और आग पर जल्दी काबू पा लिया गया। जी इकबाल, अब कैसा माहौल है वहां पे? क्या कुछ कांवड़िए अब अपनी यात्रा शुरू कर दिए हैं या अभी भी डर में हैं? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कांवड़ियों ने जो है अपनी यात्रा आगे शुरू कर दी है। कांवड़ियों में कोई अब डर का माहौल नहीं है। जी पुलिस प्रशासन ने पूरे इस सिस्टम को संभाल लिया है, पूरे वो सब कुछ आवागमन चालू हो चुका है। जी ठीक है इकबाल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जालौन से बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें बिजली न आने से परेशान लोगों का गुस्सा फूटा। गर्मी में बिजली न मिलने से परेशान लोगों ने रास्ते पर लगाया जाम। गर्मी से परेशान बिजली विभाग के खिलाफ जमकर हुई नारेबाजी। ग्रामीणों ने परेशान होकर बिजली विभाग के खिलाफ नारेबाजी की। पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर फिलहाल जाम खुलवा दिया है। ये बड़ी खबर आपको बता दें कि उरुई कोतवाली क्षेत्र के झांसी चुंगे का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पे जालौन में बिजली न आने से लोग परेशान हैं और उनका गुस्सा अब फूटता नजर आ रहा है। गर्मी में बिजली ना मिलने से लोग परेशान हैं, जिसकी वजह से उन्होंने रास्ते पे जाम लगाया और बिजली विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। समय रहते आपको बता दें पुलिस ने फिलहाल लोगों को समझा बुझाकर जाम खुलवा दिया है। और बता दें कि ये पूरा मामला जालौन के उरई कोतवाली क्षेत्र के झांसी चुंगी का बताया जा रहा है, जहां पे लोग बिजली न आने की वजह से परेशान हैं और लोगों का गुस्सा फूटा है। इसी पे पूरी जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता राजकुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजकुमार, बताया जा रहा है कि जालौन में बिजली न आने से लोग परेशान हैं, जबकि सीएम द्वारा कहा गया है कि गर्मी के मौसम में सभी को बिजली पर्याप्त दी जाए, फिर इतनी कटौती क्यों हो रही है? जालौन में योगी जी के आदेश बिल्कुल जो अधिशासी अधिकारी हैं, बिजली विभाग के कर्मचारी हैं, बिल्कुल ही यहाँ धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। योगी जी का बिल्कुल आदेशों को धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। लगभग नगर से लेके ग्रामीण क्षेत्र तक लगभग 3 घंटे 4 घंटे सप्लाई दी जा रही है। लोगों को बताया जाता है, फोन करते हैं, जेई को फोन किया, एसडीओ को फोन किया जाता है, तो ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का, नगर के लोगों का फोन रिसीव नहीं करना, ना कोई जानकारी देना। जब भी कहीं बात हो जाती तो बताते हैं रोस्टिंग है, कहीं ठंड हो रहा है, इसको कारण बताते रहते हैं। जनपद जालौन में आए दिन राजकुमार, लेकिन एक तो गर्मी का माहौल, उसमें जी एक तो गर्मी का मौसम है, ऊपर से बिजली भी नहीं आ रही है, तो लोग तो परेशान हैं। लेकिन जब सीएम योगी की तरफ से ही आदेश दिए गए हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली ना काटी जाए क्योंकि उनकी वजह से उनका कृषि भी प्रभावित होता है, तो ऐसे में क्यों, वो क्या जवाब देते हैं कि ऐसी कटौती क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल, यहाँ जो किसान है, यहाँ अधिक से अधिक किसान यहाँ वो लोग रहते हैं, किसान ग्रामीण लोग अगर जल की पूर्ति नहीं होगी, सिंचाई की नहीं होगा, तो वहाँ से कैसे किसान बिल्कुल सुरक्षित महसूस करेंगे। इसको लेकर आए दिन चक्का जाम किया जा रहा है, अधिकारियों को ज्ञापन दिए जा रहे हैं। कल ही कोच नगर के लगभग दर्जनों के किसानों ने हंगामा काटा था। राजकुमार, ग्रामीणों का क्या कहना है कि जैसा पुलिस ने अभी तो समझा बुझाकर उन्हें हटा दिया है, लेकिन बिजली कर्मचारियों की तरफ से उन्हें क्या आश्वासन दिया गया है कि क्यों बिजली नहीं दे रहे हैं वो लोग? वो तो यही बताते हैं कि रोस्टिंग है, फॉल्ट है, ऊपर से नहीं आ रही, इस तरीके की समस्या का काम बोलते रहते हैं। लेकिन जो गुस्साए लोग थे उन्होंने काफी देर तक, लगभग 2 घंटे तक जाम लगा रहा। उसके बाद में अधिकारियों के जिलाधिकारी के आदेशों पर, उन्होंने आश्वासन पर उन्होंने
ये जाम को खोला। उन्होंने बताया कि जल्द जी। से जल्द इस समस्या का समाधान करने की बात कही। राजकुमार, क्या ग्रामीणों ने इसके बाद उसकी कोई शिकायत या ज्ञापन उच्च अधिकारियों को देने की बात कही है? जी जी बिल्कुल, उच्च अधिकारियों को ज्ञापन देकर उनको मांग की है कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान करने की बात कही है। जी ठीक है राजकुमार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फतेहपुर से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि फरीदपुर उप केंद्र में दबंगों का कहर दिखा। ड्यूटी पर तैनात कर्मियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। ये फतेहपुर की घटना है। आपको बता दें कि फावड़े से क्षतिग्रस्त की बिजली सप्लाई की मशीन और फावड़े से क्षतिग्रस्त कई गांवों की लाइन हुई इससे बाधित। ये बड़ी खबर आपको बता दें कि फतेहपुर से आ रही है, जहां फरीदपुर उपकेंद्र में दबंगों का कहर देखने को मिला। दबंगों ने ड्यूटी पे तैनात कर्मचारियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। इसके साथ ही उन्होंने अपनी दबंगई का एक और नजारा दिखाया। फावड़े से क्षतिग्रस्त बिजली सप्लाई की मशीनें फावड़े से क्षतिग्रस्त कर दी। आपको बता दें कि कई गांवों की लाइन इसकी वजह से बाधित हुई है। फरीदपुर की उपकेंद्र की दबंगों की ये कहर देखने को मिला, जहां दबंगों ने कर्मियों को उनकी ड्यूटी पे दौड़ा दौड़ा कर पीटा। साथ ही फावड़े से वहां पे तैनात बिजली सप्लाई की मशीनें भी तोड़ी। फरीदपुर उपकेंद्र में एक घटना हुई है जिसमें आउटसोर्स कर्मचारी धीरेन्द्र यादव पर गांव के ही किसी व्यक्ति द्वारा फावड़े से हमला करते हुए उपकेंद्र पर भी नुकसान पहुंचाया गया है। इससे पहले पूर्व में भी कई घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन आउटसोर्स कर्मचारियों के साथ ऐसी घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। मैं विभागीय अधिकारियों एवं शासन प्रशासन से मांग करता हूं कि ऐसी घटनाओं पर रोक लगाई जाए और दोषियों पर कानूनी कार्रवाई करते हुए तत्काल उन्हें जेल भेजा जाए। ये बड़ी खबर फतेहपुर के फरीदपुर केंद्र से है, जहां दबंगों का कहर देखने को मिला, जहां पे ड्यूटी पर तैनात कर्मियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता मुकेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुकेश, क्या कुछ मामला है? बताया जा रहा है कि ड्यूटी पे तैनात कर्मियों को दबंगों ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा। क्या वहां पे पुलिस प्रशासन की कोई किसी के अंदर भय नहीं नजर आ रहा है? मुकेश, आवाज आ रही है आपको? जी 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 अर्चना जी, आवाज आ रही है जी जी। ये फतेहपुर के खागा डिवीजन का मामला है जी। यहाँ पर एक सब स्टेशन है, फरीदपुर सब स्टेशन जी। वहाँ पर यहाँ पे बारिश वगैरह में कुछ जो लाइन थी वो बाधित थी, तो कर्मचारी वहाँ पे लाइन सुधारने का काम कर रहे थे। तो उसमें कुछ ग्रामीण हैं, वो फावड़े वगैरह लेकर उपकेंद्र पर पहुंचे और उन्होंने वहाँ पे जो तैनात संविदा कर्मचारी है उनके साथ गाली गलौज की और उनकी लॉग बुक वगैरह जो सरकारी कागजात हैं, दस्तावेज, उन्हें फाड़ दिया और उनके ऊपर हमला भी किए। किसी तरह जो कर्मचारी था, जो तैनात वहाँ एसओ था, तो एसओ संविदा कर्मचारी होते हैं, वो बेचारे कहीं से अपना जान बचाकर किसी कमरे में छुप गए। और देखा जाए तो ये यहाँ पे एक बड़ी घटना भी हो सकती थी, क्योंकि वहाँ पे सप्लाई की मशीनें होती हैं और जिस तरह मशीनों पे फावड़े से हमला किया गया, उससे किसी को करंट भी लग सकता था, कोई ब्लास्ट भी हो सकता था। बड़ी घटना हो सकती थी जो शायद कर्मचारियों को मुकेश, लेकिन वजह क्या थी? क्यों उन लोगों ने वहां जाके ऐसे किया कि पहले कर्मियों को भी मारा पीटा, उसके बाद वहां पे जो सामान थे उनको उनके साथ भी तोड़फोड़ की? ऐसा किया क्यों उन लोगों ने? बताते हैं कि वहाँ पे जो 33,000 का ब्रेकडाउन हो गया था, वहाँ पे लाइट नहीं आ रही थी उस गांव में, तो जिसको कर्मचारी ठीक करने में जुटे हुए थे। लेकिन उसके पीछे की वजह बताई जा रही है कि जो वहाँ के लोग हैं, ये शराबी प्रवृत्ति के लोग हैं और ये पावर हाउस के आसपास आकर शराब वगैरह, नशा वगैरह करते हैं, तो ये लोग उनको मना भी करते हैं स्टाफ। तो पुरानी रंजिश भी बताई जा रही है उसके पीछे। और जिस तरह से हमला हुआ। मुकेश, आवाज आ रही है आपको? ठीक है, धन्यवाद आपका मुकेश।
फिलहाल प्राइम उत्तर प्रदेश में इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहें प्राइम टीवी।